वेलकम टू आवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। आज फिर से सीए राजेंद्र अरोड़ा सर हमारे साथ है जीएसटी मंत्र में। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैडम। नमस्कार सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशीष जी मोस्ट वेलकम। मूविंग टू द क्वेश्चंस, इन केस ऑफ क्रॉस चार्ज, एक सेकंड मैडम, अभी एक सेकंड मैम, मैं अभी एक सेकंड में पहले आशीष जी का ही सवाल आया है सबसे पहले। जी सर। हाँ ठीक है मैडम, ले लीजिए। In case of cross charge, if we will not attribute any expenses from HO to branches, then in that case, whether GST have to pay under cross charge or otherwise, please confirm. सर आप अगर एक्सपेंसेस एट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो उस केस में क्रॉस चार्ज में कैसे करेंगे आप? आशीष जी मैं आपका सवाल नहीं समझा, थोड़ा आप और डिटेल में लिखिए कि एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आप। क्योंकि क्या है कि अगर आप एक्सपेंसेस एट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो क्रॉस चार्ज नहीं है, और आप ये सोचिए कि क्या एक्सपेंसेस एट्रीब्यूट करना कंपलसरी है? क्या एक्सपेंसेस एट्रीब्यूट किए बिना काम नहीं होगा? That is most important to understand. So to my mind, if you do not attribute expenses या apportion expenses which are pertaining to the entire country, then it is a problem. So cross charge is compulsory in case of distinct person, sir. और अगर आपका इसमें कोई और डिटेल्ड सवाल है या कोई और डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं आप, तो वो कर सकते हैं आप। Vanita ji most welcome. So want to know about applicability of GST on Jammu and Ladakh. Applicability of GST on Jammu and Ladakh. So it is applicable with effect from 8th July 2017. पहले लद्दाख तो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा होता था, फिर उसके बाद जम्मू अलग यूटी बना और लद्दाख अलग यूटी बना, तो इनके ऊपर जीएसटी लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विनीता जी। मैं जोगिंदर सिंह गुरु राखा जी, हमारे मामा जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा उनका। सेक्शन 73 में प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स नहीं किया ₹3100 का, एंड इंटरेस्ट सेक्शन 50 फ्री एट द रेट 24% से डिमांड किया है विथ पेनल्टी सेक्शन 122(2)(a) में प्रपोज की है। क्या के बाद क्या पूछ रहे हैं मिश्रा जी? पूछ क्या रहे हैं? 24% वाला ब्याज जो है वो नहीं हो सकता है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। तो 24% के ब्याज का आप बिल्कुल टेंशन न लें, वो लगाया नहीं जा सकता। दूसरा सेक्शन 122(2) में आपको मैंने पहले भी कहा था, आपने पहले भी मुझसे पूछा था ये सवाल कि अगर पेनल्टी प्रपोज किया है तो वो सेक्शन 74 में प्रपोज किया जाना चाहिए, ना कि 73 में। और 50(3) में जो है वो ब्याज आप पर नहीं लग सकता, क्योंकि 50(3) ऑपरेशनल नहीं है और 50(3) की अभी तक एप्लीकेबिलिटी नहीं हुई है। हमारे साथ जो है मोनिका बजाज जुड़ चुके हैं, गणेश रातुरी जी हैं, मेहंदी रत्ता साहब हैं, संजीव मिश्रा जी हैं, परमानंद हलक सरजा साहब हैं, नितिन गुप्ता जी हैं, राकेश बत्रा जी हैं, और हमारे साथ वनीता गुप्ता हैं, आशीष सिंह, गुरु राखा जी, संजीव अरोड़ा जी। आपका फायदा से बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपका सबका हमारे साथ जुड़ने का। ये आदर्श राज प्रसाद जी भी आ गए हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। If local authority is selling used vehicle
to unregistered person. It is case of reverse charge, but local authority is having GST in. If local authority wants to collect GST on such supply, can it do so? देखिए सर, ऐसा है नितिन जी कि अगर लोकल अथॉरिटी टैक्स लगा रही है आपको और आपने खुद भी आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है आपका मैटर जो है वो रिवर्स चार्ज का है, तो रिवर्स चार्ज का मैटर जो है वो फॉरवर्ड चार्ज में कन्वर्ट नहीं हो सकता मित्रों। तो रिवर्स चार्ज में अगर टैक्स लगाना है तो रिवर्स चार्ज में ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आप इसको फॉरवर्ड चार्ज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सॉरी। Whether जम्मू में GST लॉ के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए हैं एज स्टेट एंड यूटी इन लद्दाख? जी, आंसर इज यस। जी वनीता जी, बिल्कुल लागू हुए हैं। संजीव अरोड़ा जी, आपका फायदा से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोल दिया वनीता जी, लागू हो चुके हैं जी, बिल्कुल। Whether we have to file GST audit for financial year 2021? देखिए, जो जीएसटी ऑडिट का जो प्रपोजल है सेक्शन 35(5) का, वो फाइनेंस एक्ट 2021 से आया है और फाइनेंस एक्ट 2021 के जो अभी तक प्रपोजल्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। वो कानून में आ गए, लेकिन अभी स्टेट्स को रेटिफाई करना है, उनको नोटिफाई नहीं किया गया है। स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ेगा पहले, और आफ्टर रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स वो जो है वो नोटिफाई होगा लॉ। तो अभी कानून नहीं है हमारे पास। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या 2021 में भी ऑडिट जो है वो सस्पेंड हो गया, मतलब डिस्पेंस हो गया? माय रिप्लाई वुड बी दैट फॉर 2021 द ऑडिट शैल रिमेन द सेम। वी हैव टू डू द ऑडिट। हालांकि 43वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में काउंसिल ने अपनी प्रेस रिलीज में लिख दिया कि भाई ऑडिट नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से ऑडिट ना करने के लिए इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम कि ऑडिट ना हो, तो ऑडिट तो करवाना पड़ेगा सर, और 2021 का तो करना पड़ेगा। आगे का मैं अभी कुछ कन्विक्शन के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि 2021 के ऑडिट का अगर ना करवाना हो, इफ यू वांट टू सस्पेंड विद द GST audit requirement from 2021 financial year, then you have to go back to the parliament and amend it from retrospectively, or remove the 35(5) from retrospectively. Ganesh sir, please write your question here. इनका yesterday का एक क्वेश्चन है गणेश जी, क्या आपका GSTR 1 में क्या मुझे B2C की HSN समरी देनी है? माय रिप्लाई वुड बी नो। नॉन फ्रॉड केस में सेक्शन 122 2A में पेनल्टी प्रपोज कर रहे हैं, जबकि नहीं लगना चाहिए 73 के हिसाब से। प्लीज फर्दर क्लेरिफाई, स्टिल कंफ्यूजन है। देखिए संजीव जी, अब ये जो प्रपोज कर रहे हैं वो मैंने तो आपसे उस दिन भी कहा था कि पॉसिबल नहीं है। दैट इज नॉट अ करेक्ट आई वुड से इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो आप उसको ऑब्जेक्ट कीजिए, और ये पेनल्टी जो है यहाँ पर प्रपोज नहीं की जा सकती, और होगी भी तो आपको शो कॉज नोटिस होगा, शो कॉज पे आप जवाब दीजिए, और जवाब देने के बाद उसका वो एक्शन जो भी उन्होंने ऑर्डर पास करेंगे, ऑर्डर के बाद भी आप अपील कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। What is OIDER services? अब इतना जेनेरिक क्वेश्चन है। OIDR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, सेक्शन 13 सब सेक्शन 12 में लिखा है OIDR का प्लेस ऑफ सप्लाई, और इसका डेफिनेशन जो है वो IGST में सेक्शन 2 में लिखा है।
तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज जो होती हैं मित्रों, वो बेसिकली वो सर्विसेज होती हैं जो इंटरनेट के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम से कम जो है ह्यूमन इंटरवेंशन के माध्यम से दी जाती है। मैंने आपके साथ कुछ शब्दों का प्रयोग किया, इंटरनेट होना बहुत जरूरी है, उसके बिना संभव नहीं है, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडियम जैसे कि वी शेयर आता है, जैसे कि और बहुत सारे डिजिटल मीडियम है टू पास ऑन द डाटा। तो वो जो है उसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन कोई भी अगर सर्विसेज दी जाती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, पोर्टल पे, एक सिस्टम पे, तो वो OIDAR कहलाती है। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होगा अगर 7 कंडीशंस जो कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 12 ऑफ IGST में रेफर्ड है, अगर वो जो है व्हाट यू कॉल दैट पूरी हो, 2 आउट ऑफ दो 7 कंडीशंस, तो वो 7 कंडीशंस में से अगर 2 पूरी हो जाए, आप 13-12 देख लीजिएगा। और ये OIDR प्रिलिमिनरी है। वेबसाइट पे आप कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ऐप से, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उसका चार्ज है, कोई वेबसाइट पे आप कोई डाटा डाउनलोड करते हैं, कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं, उसका चार्ज है। यूट्यूब पे आप यूट्यूब प्रीमियम खरीदते हैं यूट्यूब पे, और लिंक्डइन पे आप लिंक्डइन प्रीमियम खरीदते हैं। ये सारी सर्विसेज OIDAR में शामिल होती हैं मित्रों। Manmohan Agarwal, CA Rishikesh accountant, has shown sale is shown correct in Feb 2020, but in 3B shown around 5.98 CR. It belongs to exempt sales. मनमोहन जी, सवाल समझ नहीं आ रहा मुझे। आप देवभूमि से हैं, गंगा मैया के किनारे बैठे हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और ये प्रणाम गंगा मैया को भी दे दीजिए। लेकिन आपका सवाल समझना है तो जवाब दे नहीं पाऊंगा। So expense in foreign currency in nature of inward supplyable to RCM. Pertaining to pre-GST period but paid after July 17, should we pay tax under RCM? And if so, at what rate should we pay? निधि जैन मैडम, आपका स्वागत है हमारे टैक्स फॉर वेल्थ के GST मंत्रा में। आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्री GST पीरियड में किया, और उसकी पेमेंट जो है वो आप पोस्ट GST पे कर रहे हैं। देखिए निधि जी, important is the levy, and in case of import of services in the pre-GST era, when the levy is crystallized, listen to me very carefully, I can answer it in one line, but I always try कि जहां पर थोड़ी सी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व हो, मैं सिर्फ वन लाइन में आंसर देने के बजाय आपको डिटेल्ड में बेसिक के साथ आंसर दूं। Important question: to pay tax in a particular regime arises or associated with the levy part, levy of the tax, levy of the charge, levy of the regime. If this particular service which has been imported by you into India has been crystallized or the levy is attracted in service tax regime, to my humble view, in your case levy must have been attracted in service tax only, क्योंकि आपने खर्चा वहीं डेबिट कर दिया होगा अपने किताबों में, पेमेंट 17 के बाद की। तो लेवी अगर वहां हो गया तो आपको GST पे करने की इसकी आवश्यकता नहीं। What is included in aggregate turnover?
व्हाट इज इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर? ये भी बड़ा जेनरिक क्वेश्चन है। एग्रीगेट टर्नओवर की परिभाषा हमारे सीजीएसटी एक्ट में दी गई है। एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करते हैं हम टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज और इंटरस्टेट सप्लाईज मेड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ये चार चीजें इंक्लूड होती है। टैक्सेबल सप्लाईज जिन पर भी टैक्स लगा है, नोटिफिकेशन 1/17 या 11/17 CTR के माध्यम से, ठीक है जी। दूसरा, अगर जो है आप दूसरा है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई वो होती है सेक्शन 16 ऑफ IGST के अनुसार अगर वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होती है। तीसरा, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 के अनुसार जो भी डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, या फिर एक्सप्लेनेशन वैसे आप उसको छोड़ दीजिए, 25(4) के अनुसार डिस्टिंक्ट पर्सन जो भी होते हैं उनके बीच में अगर कोई सप्लाई होती है इंटरस्टेट की, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, वो टैक्सेबल है। दैट इज पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। चौथा, एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज का परिभाषा कानून में दी गई है। एग्जेम्प्ट सप्लाई का अर्थ है कोई भी सप्लाई विच इज एग्जेम्प्ट हो फ्रॉम, होली एग्जेम्प्ट हो फ्रॉम दी टैक्स। होली एग्जेम्प्ट सेक्शन 11 में पावर दी गई है सरकार के पास कि वो भी किसी गुड्स और सर्विसेज को होली और पार्शियली एग्जेम्प्ट कर सकती है टैक्स से, सेक्शन 11(1) में। और उस 11(1) की पावर के अनुसार सरकार ने दो प्रिंसिपल नोटिफिकेशंस निकाली हैं, वो है 2/17 और 12/17 CTR। 2/17 में गुड्स की एग्जेम्पशन है और 12/17 में सर्विसेज की एग्जेम्पशन है। नाउ एग्जेम्प्ट सप्लाई में ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई जुड़ती है, साथ ही साथ नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई का हिस्सा होती है। एग्जेम्प्ट सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाई का जो परिभाषा है वो ये है कि कोई भी वो सप्लाई जो कि विच इज नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है। नॉट लेवेबल टू टैक्स का मतलब है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। सो ये सारी सप्लाईज भी जो हैं ये हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई का हिस्सा बन जाती हैं, और ये बाकी सारी जो 4 सप्लाईज मैंने आपको बताई ये जो है आपका, ये बन गई आपका एग्रीगेट टर्नओवर। Chandra Vijay sir, most welcome. Most of the decisions taken at 43rd GSTCM are notified, but Cessation 35(5) is still not notified. Seems may be continued for financial year 2021. Some entities have invited quotation for GST audit 2021. चंद्र विजय जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो 35(5) का सेसेशन है या इसका सस्पेंशन है, that has not been directed by 43rd GST Council meeting, but it is being proposed in the Finance Bill 2021, which is enacted also and Parliament presidential assent is given. And most of the, listen to me carefully, most of the I would say all of the proposals which have been proposed by way of Finance Bill now Act 2021 is not been implemented in case of GST as yet, except section 50 wala subsection 1 first proviso, interest only on net tax basis wala has been implemented with effect from 1st June 2021. Otherwise कोई भी और प्रपोजल जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा लाया गया अभी इंप्लीमेंटेड नहीं है। जहां तक बात आती है 43rd GST काउंसिल मीटिंग में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि 2021 का ऑडिट नहीं होना। 43rd काउंसिल मीटिंग में ऑडिट के बारे में कोई जिक्र नहीं है, ना ही उनकी मिनट्स में, ना ही उनके एजेंडा में था। दूसरा, ये जो ऑडिट 2021 का मंगवाया जा रहा है, एंटिटीज जो है हमारे यहाँ भारत में 17, 18, 18, 19 का भी आज कोटेशन मांग रही है। 2021 का मांगते हैं, कोटेशन बनता है, टेंडर डॉक्यूमेंट बनता है कंसल्टेंसी का और कोटेशन मांगी होती है ऑडिट की। टेंडर डॉक्यूमेंट बनता है कंप्लायंसेस का और कोटेशन मांगी होती है कंसल्टेंसी की। तो आप उस टेंडर डॉक्यूमेंट को ज्यादा सीरियसली ना लें। जो कानून है वो मैंने आपको बता दिया,
और सिर्फ इस वजह से कि कोई ऑर्गेनाइजेशन टेंडर मांग रही है 2021 का ऑडिट कंपलसरी होगा, मैं उसका बेसिस नहीं लेता। मैंने तो अपना लॉजिकल लीगल बेसिस लिया था, जिस वजह से आपको मैंने बताया था, और बाकी सारी बातें मैंने आपको क्लेरिफाई करी थी। Sir, I don't think so. Is there any question left? जी, मेरी सभी मित्रों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी दोस्तों को आगे सबको ये बताइए कि अगर किसी के पास भी जीएसटी से संबंधित कोई सवाल है, तो वो ट्यूसडे के ट्यूसडे 3 बजे हमारे साथ जुड़े और अपने सवाल का जवाब प्राप्त करें। जो भी संभव, जितना भी संभव हो पाता है। पिछले 60 हफ्तों से लगभग हम लोग रेगुलरली ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और आपका सबका आशीर्वाद है कि हम लोग ये कर पा रहे हैं और बेनागा कर पा रहे हैं। एक्सेप्ट 26 जनवरी 2021 को हम नहीं मिले थे, इसके अलावा हमने और कोई प्रोग्राम मिस नहीं किया। और मैं आप सबसे विनती करूंगा कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्टिव, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव जो है वो केवल ज्ञानवर्धन है, लोगों का, लोगों की मदद करना है। सब्जेक्ट नया है, हम सब मिलकर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना भी मैं जो मेरे पास सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए इस प्रोग्राम को कॉन्टिन्यूसली बेनागा कर रहा हूँ आपके साथ। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात की सूचना पहुंचे कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर उनका सवालों का जवाब इंस्टेंट कोशिश की जाती है देने की। तो मेरी विनती है आप सबसे कि आप इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलराइज करें। अभी कोशिश कीजिए कि यूट्यूब पे इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, थम्स इम्प्रेशन दें, और आप जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, और कोशिश कीजिए इसको सर्कुलेट भी कीजिए। एक और मित्रों में बात कहना चाहूंगा, इस बार मैं सेंट्रल काउंसिल इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा हूँ नॉर्दर्न इंडिया से, तो आप सबका उसमें भी मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके बिहाफ पर प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करूँ और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूँ कि सब्जेक्ट को साथ लेकर, प्रोफेशन को साथ लेकर ज्यादा से ज्यादा नेशन में, हमारे प्रोफेशन में, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकूं। आप सब उसके लिए भी मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जैसे आपने हमेशा मुझे हर कार्य में अपना साथ, प्यार, आशीर्वाद दिया है। This will be a last question. In case we provide advisory service for securities and performance fees, but is a non-resident, in year ended March 21, the common was approx 2 lakhs and may increase in CY. Is he required to register? हितेन भाई, ऐसा है, आपका सवाल थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी से नहीं समझ में आया। आप एडवाइजरी सर्विसेज देते हो सिक्योरिटीज की एंड परफॉर्मेंस फीस, बट नॉन रेजिडेंट को देते हो, मतलब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप नॉन रेजिडेंट को देते हो, और 2 लाख रुपए की फीस है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे फैक्ट्स एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुए हैं, बट फिर भी मैं आपको कुछ अजम्पशन के साथ जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, अगर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 को अगर आप कंप्लाई करते हैं आईजीएसटी एक्ट के, पीओएस अगर आउटसाइड इंडिया बनता है आपका, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जैसे ही बन जाएगी, ये बेसिकली जीरो रेटेड हो जाएगी। जीरो रेटेड होते ही आपको जो है इस पर जीएसटी नहीं देना है। और रजिस्ट्रेशन की जहां तक रिक्वायरमेंट है, 20 लाख रुपए तक का आपका जो है, अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो 20 लाख रुपए तक का आपको रजिस्ट्रेशन, एग्रीगेट टर्नओवर में 20 लाख रुपए तक के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है सर। और क्योंकि एक्सपोर्ट को भी हम इंटरस्टेट सप्लाई मानते हैं, तो 20 लाख रुपए तक की लिमिट है। वहां पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में एग्जेम्पशन है प्रोवाइडेड इसको। और जो है रजिस्ट्रेशन आपको 20 लाख रुपए से ऊपर लेना पड़ेगा सर। Sir, I have 2 more questions. The annual sponsorship fee received for both physical events and webinars. How should IPOs be determined? Segregation of sponsorship fee doesn't seem possible.
स्पॉन्सरशिप फी मिली है आपको फिजिकल एंड वेबिनार्स के लिए। पीओएस कैसे डिटरमाइन करें? स्पॉन्सरशिप कोई निधि मुझे बताइए, स्पॉन्सरशिप क्या कोई स्पेसिफिक पीओएस में सेक्शन 12 में कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी है, स्पेसिफिक है 3 to 13 में? आई डोंट थिंक सो। तो जनरल रूल में आता है तो सप्लायर रेसिपिएंट जहां पर है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। हालांकि स्पॉन्सरशिप में आरसीएम में पेमेंट होती है अगर कुछ कंडीशंस वहां की सप्लायर और रेसिपिएंट की पूरी होती हैं तो जब स्पेसिफिक नहीं है तो जर्नल में आएगा, 12(2) में आएगा, और वहां पर तो आपको बेसिकली जो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको जो है प्लेस ऑफ सप्लाई the location of the recipient shall be the POS. So POS डिटरमाइन करने में I don't think so would be much difficulty, but फिर भी आपको अगर कुछ इसमें डिटेल में आपने पूछना है तो आप मुझसे पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं। स्पॉन्सरशिप फी है या इवेंट के लिए है, आप मुझसे डिटेल में मुझसे आप फोन पे पूछ लीजिएगा। कमीशन की सर्विस का बिल प्री जीएसटी पीरियड का आज देना है तो क्या करें, जीएसटी में दे? मैंने मिश्रा जी आपको बताया, मिश्रा जी आप ना सुना करें मेरी बात को ना, आप सुनते नहीं है मेरी बात को। मैंने आपसे कहा कि अगर लेवी पिछले पीरियड में अट्रैक्ट हो गई है, आप सवाल दूसरों के, मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं दूसरों के सवाल ध्यान से सुने और उसके जवाब, क्योंकि उन सवालों के जवाबों में आपके बहुत सारे सवाल और आपके बहुत सारे जवाब छुपे होते हैं। मैं हमेशा ये मानकर चलता हूं कि मुझे आपको मछली पकड़ना सिखाना है, मछली पकड़कर नहीं देना है ताउम्र। मुझे नहीं आपके लिए मछली पकड़नी है, आप पकड़िए अपनी मछली खुद से। ऑफ कोर्स जो वेजिटेरियंस है वो ग्रो कर लीजिएगा कुछ भी, आलू टमाटर प्याज, बट जो है आप यू ट्राई एंड अप्रिशिएट दीज थिंग्स। मैंने कहा कि अगर लेवी पहले हो गई है प्री जीएसटी में और आपने भी खर्चा वहां बुक कर लिया होगा मिश्रा जी, जब खर्चा वहां बुक कर लिया होगा तो आज पेमेंट करनी है तो आज दोबारा जीएसटी दे दोगे क्या? पेमेंट तो ऑलरेडी खड़ी हुई है आपके क्रेडिटर के नाम से, तो दोबारा जीएसटी दे दोगे? और अगर खर्चा ही आज बुक कर रहे हो तो भाई साहब जीएसटी लगेगा ही लगेगा। चलिए मैडम, मैं सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एग्जेम्प्टेड सर नोटिफिकेशन 12/17 CTR रेफर कर लें एमडी साहब, है ना, उसमें लिखा है एग्जेम्प्टेड। हाँ, निधि से बात हो गई, निधि विल कॉल मी पर्सनली एंड देन डिटेल में बात करके इनका जो स्पेसिफिक सवाल होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। Thank you very much everyone, and thank you sir. For any query related to GST, you can write us on textprowealth@gmail.com. So thank you very much. थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबका बहुत बहुत मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब यहाँ आए, जुड़े और आपने अपने प्रश्नों से मुझे लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।